नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हम लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से एक्चुअली में तैयारी की शुरुआत करें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि कैसे जो है सो हाउ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, कि अगर कोई भी स्नातक के छात्र हो या फिर कोई नए छात्र हो, फ्रेशर स्टूडेंट हो जो अभी जस्ट स्नातक किए हैं या इंटर स्तरीय कोई कोर्स जो है सो कंप्लीट किए हैं या 12th कंप्लीट किए हैं और वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो किस तरीके से तैयारी की शुरुआत करें, यही हमारा आज का टॉपिक है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। तो बारीक से हम लोग एक एक जो पहलू है उस पर डिस्कस करेंगे और वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे जो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का, सारे क्वेरी का जवाब होगा। तो एक एक करके हम लोग समझे कि आखिर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की, एसएससी की, बीपीएससी, टीआरई सबका एग्जाम आ रहा है उसका, या प्रशासनिक सेवा का जो परीक्षा है उसका, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या फिर इंटर स्तर पे हो, इस तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, यानी कि किसी कंपटीशन कोई कोर्स के लिए अगर एग्जामिनेशंस की तैयारी आप करना चाहते हैं या फिर जॉब के रिगार्डिंग किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसकी तैयारी को आरंभ करें, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि एग्जाम का सही सिलेक्शन करो। एग्जाम का सही सिलेक्शन कीजिए कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। पहले डिसाइड करो कि कौन सा एग्जाम देना है आपको, ठीक है ना। एसएससी का देना है, बैंकिंग का देना है, रेलवे का देना है, यूपीएससी का देना है, स्टेट पीएससी का देना है, या फिर गेट का देना है, या कोई और जो परीक्षा जो आप देना चाहते हैं। रेलवे का है, एनटीपीसी है, टेक्नीशियंस है, ग्रुप डी है, आरआरबी जेई है, एएलपी है, इस तरीके से बहुत सारा पेपर है। एसएससी में ही बहुत सारा वैरायटीज़ है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, बीपीएससी का ही बहुत सारा वैरायटीज़ है। तो आपको किस तरीके का पेपर का तैयारी करना है। अब उसके बाद सबसे पहले आप एग्ज़ाम को डिसाइड करें। एक एग्ज़ाम को आप पहले फोकस करें कि ये वाला एग्ज़ाम का तैयारी हमको करना है। उसके बाद है एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लो। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लीजिए आप। जैसे आप रण क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो रण क्षेत्र में उतर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रण क्षेत्र का क्या जो है सो नियम कानून है इसको समझना ज़रूरी है, तभी आप रण क्षेत्र में उतर पाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, बीपीएससी और भी कोई सा भी पेपर है, तो उसका सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि हमेशा हर नोटिफिकेशंस में कुछ ना कुछ होता है क्या कि थोड़ा बहुत स्लाइड जो है सो अंतर रहता है। जैसे आप क्रिकेट ही देखते हैं तो क्रिकेट में हर बार जो है सो कोई ना कोई बदलाव कभी कभी हो जाता है। तो ये जो बदलाव है वो आपको पता होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट से कई बार नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ चेंजेस जो है सो ले आता है। तो आपको जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार जो है सो देखते रहना है, समय समय पे उसको देखते रहना है, जिससे कोई नया नोटिफिकेशंस या कोई नया जो है सो नियम में अगर बदलाव होता है तो आपको पता होना चाहिए। अब ये पहली बात है कि आपका एग्ज़ाम का सिलेक्शंस करना है और सिलेक्शन करने के बाद एग्ज़ाम कौन सा आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसको पहले दिमाग में बिठा लें। उसके बाद एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात समझे हम कि अब एग्ज़ाम का आपको पता चल गया कि ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, ये सिलेबस है और ये पैटर्न है। तो अब आपको क्या करना है कि रोज यानी कि रोज का मतलब रोज होता है, रोज एक स्टडी का शेड्यूल फिक्स कीजिए। ये ऐसा होना चाहिए कि कुछ आवर आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आप ऐसे समझें कि हमारा डेली रूटीन है कि हम 5 बजे उठते हैं, मान लीजिए ऐसा। तो 5 बजे उठते हैं तो एक चीज़ तो फिक्स है कि हम 5 बजे उठेंगे या फिर 6 बजे उठेंगे। तो ये हमारा एक चीज़ फिक्स होना चाहिए। एक चीज़ अगर फिक्स है
तो फिर दूसरा चीज़ उसके अनुसार खुद ब खुद फिक्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में हो सकता है कि चेंजेज हो जाए, लेकिन फिर अगला चीज़ जब फिक्स करके आप रखे हुए हैं तो क्या होगा, फिर उसके बाद का जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक फिक्स होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप एक शेड्यूल बनाएं कि शाम में 6 से 8 हमको पढ़ना है, मान लीजिए, तो शाम में अगर 6 से 8 अगर आपको पढ़ना है तो आप 4 बजे तक डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कोई काम में, तो आपके दिमाग में ये चीज़ है कि 6 बजे हमको बैठ जाना है, तो 6 बजे बैठना है मतलब बैठना है, 2 घंटा के लिए बैठना है, 2 घंटे का ही स्लैब है हमारा, तो ठीक है 2 घंटे का ही स्लैब है, लेकिन हमको बैठना है तो बैठना है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप एक टाइम, ठीक है ना, एक शेड्यूल फिक्स कीजिए कि हाँ भाई ये 2 घंटे का, ठीक है, उसके बाद उसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप पहले शेड्यूल में आइए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टाइम टेबल में कोर सब्जेक्ट्स, टाइम टेबल में ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल आप फिक्स कर लिए 6 बजे बैठ के पढ़ना है और 6 बजे आप कोई सेट लगा रहे हैं, तो वो कोई मतलब ही नहीं है। वो आपका अलग उसका एक अलग शेड्यूल है, सेट लगाने का अलग शेड्यूल है, आप दोस्तों के साथ जो है सो कोई टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका अलग शेड्यूल है। टाइम टेबल का मतलब है कि टाइम टेबल में कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कोर सब्जेक्ट से मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो कोर सब्जेक्ट है कि अरिथमेटिक उसको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, तो ये जो कोर सब्जेक्ट है उस कोर सब्जेक्ट को आपको टाइम टेबल में पढ़ना है, ना कि आपको सेट लगाना आप उसको भी टाइम टेबल में जोड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। टाइम टेबल का मतलब यह है कि टाइम टेबल में आप कोर सब्जेक्ट मतलब कोर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपको उसमें रिवीजन टाइम अलग करना होगा और मॉक टेस्ट का स्पेस रखना होगा। अब इसी में आपको क्या करना होगा, टाइम टेबल बढ़ाएंगे तो आप मॉक का टाइम रख लें, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो लिखा हुआ है वो क्या है कि आप सबसे पहला जो चीज़ है वो कोर सब्जेक्ट को देखना है। दूसरा, उसके बाद फिर रिवीजन निश्चित रूप से करना है, 100% रिवीजन करना ही करना है। जैसे आप अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो इस 2 घंटे में आप कम से कम 20 से 25 मिनट रखिए कि आपने जो 1.5 आवर्स पढ़ा उसमें से आपने उतने को भी कम से कम क्या करें तो रिवाइज करें। उसके बाद जो प्रीवियस है उसको भी क्या करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। तो रिवीजन मैंडेटरी है। जैसे आप कुछ भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के बाद रिवीजन उतना ही जरूरी है। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके साथ पानी पीते हैं, तो खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं कि नहीं, और उसी तरीके से अगर खाना खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा हमको। इसका मतलब यह है, सेम कंसेप्ट है कि आप अगर कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई कंटेंट को पढ़ते हैं तो उसके साथ रिवीजन मैंडेटरी है, ठीक। तो खाना खाने के साथ जैसे पानी पीना जरूरी है, वैसे ही पढ़ने के साथ रिवीजन करना जरूरी है, ठीक। अब इसके बाद ये दूसरी बात हो गई कि टाइम टेबल आप सेट करें और उसमें सारा कुछ को अरेंज करें। तीसरा बात हम लोग समझते हैं, तीसरा बात ये है कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कोई भी चीज़ का अगर आपको ट्रिक जो है सो आजकल बहुत चलता है, रील्स में लोग ट्रिक देख लेते हैं और ट्रिक पे जो है सो क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, 2 क्वेश्चंस लगाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मामला उसका कितना ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, तो कन्वेंशनल मेथड आपको एक्चुअली में ध्यान रखना होगा। अगर कन्वेंशनल मेथड ध्यान है आपको तो ट्रिक खुद ब खुद आता है और खुद से बिल्ट होता है, और या फिर दूसरा जो ट्रिक आप सीखे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर कन्वेंशनल मेथड आप नहीं सीखेंगे तो कोई ट्रिक आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा बहुत ज्यादा एग्जाम में, ठीक। तो क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी या बेसिक लेवल की कोई भी बुक्स से कंसेप्ट क्लियर करो। कोई भी बुक जो है सो एनसीईआरटी या फिर बेसिक लेवल का कोई भी बुक है उससे आप एकदम कन्वेंशनल वे में पढ़ें कंटेंट को और सीखने की कोशिश करें, ठीक। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस, इस तरीके का जो कोर टॉपिक्स है उसमें फाउंडेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो कोर टॉपिक है उसमें आपको, जैसे आप तैयारी करने जाते हैं तो क्या कहता है टीचर जो है सबसे पहले फाउंडेशन बैच चलाता है। कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो सबसे पहले कहेगा फाउंडेशंस बैच चलाओ। तो फाउंडेशंस बैच में जो चीज़ टारगेट बैच में 6 महीना में पूरा करता है वही चीज़ फाउंडेशन बैच में 1.25 साल 1.5 साल में पूरा करता है। साल भर मिनिमम, मान लीजिए कि मिनिमम साल भर में वो चीज़ पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि फाउंडेशंस में वो बहुत धीरे चलते हैं और बहुत धीरे चलते हैं, और वही जो बच्चा अगर फाउंडेशंस में बना हुआ रह गया, हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि जो कन्वेंशनल वे में पढ़ रहा है, एकदम लगातार पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है,
तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी लगा रहा है और उसके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, या फिर कोई भी कोर जो टॉपिक है उसमें आपको फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना होगा? फाउंडेशंस बनाना होगा। जैसे आप जिम में जाते हैं ना उठाने के लिए डंबल, तो पहला दिन जो ट्रेनर है वो क्या करता है कि ऐसे ही आप नॉर्मल सा एक्सरसाइज करें। उसका जाते हैं तो क्या करता है, वार्म अप, पहले तो वार्म अप करवाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाया। दूसरा दिन गया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वो वेट बढ़ाता ही नहीं जल्दी, धीरे धीरे बहुत स्लाइट वेट बढ़ाता है। और बहुत लोग क्या होता है, पहले दिन गया सारा डंबल वंबल उठाया, तो इससे क्या हो रहा है कि उसका कुछ भी जो हेल्थ का ग्रोथ है वो होगा ही नहीं। तो जैसे हेल्थ का ग्रोथ जिम के अंदर नहीं होगा, उसी तरीके से यहाँ भी अगर आप पहला दिन ही ट्रिक वाला काम करेंगे तो फिर काम आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ है कि आप फाउंडेशंस को बनाएं। फाउंडेशंस को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, आपका कंसेप्ट उतना अच्छा बिल्डअप होगा। उसके बाद है कि सही स्टडी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही स्टडी मटेरियल का यूज़ करें। हो क्या रहा है कि अभी एकदम कंटेंट एकदम जो है सो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इंटरनेट का दुनिया है जो है सो, डिजिटलाइजेशंस का दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया है। तो इसमें कंटेंट्स, कुछ तो भी कंटेंट्स लोड हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा बुक्स लोग पब्लिश कर रहे हैं जिस बुक से एग्जाम में कुछ मतलब ही नहीं है उसको, तो कुछ तो भी कंटेंट लिख दे रहे हैं। शो ऑफ में बहुत लोग बहुत अच्छा कंटेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि कंटेंट जो है सो खराब नहीं है किसी का, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस चीज़ का ज़रूरत है वहाँ जो है सो वो कंटेंट जो है सो यूज़फुल ही नहीं है। तो क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है सो छोटे लेवल का पेपर है और उसमें आप पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत हाई लेवल की चीज़ों को पढ़ा दे रहे हैं, और वो वहाँ पे पेपर में जो है सो नहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, नहीं कभी आया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप वही कंटेंट जो है सो का सिलेक्शंस करें जो आपके एग्जामिनेशन में, सबसे पहला क्या बताया, एग्जाम का सिलेक्शन कीजिए, तो आप उसी के अनुसार कंटेंट को सेलेक्ट कीजिएगा। क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक ट्रस्टेड बुक सीरीज आप फॉलो करें, बुक को फॉलो करें। अब इसके बाद है कि यूट्यूब लेक्चर, ऑनलाइन कोर्स और फ्री पीडीएफ का स्मार्ट यूज़ करें। इसका स्मार्ट यूज़ करना है, लेकिन एक सोर्स फिक्स रखना ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है कि किसी एक चीज़ को ही हर लोगों का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कोई एक टॉपिक हम ही पढ़ाएंगे मान लीजिए, कोई और दूसरे सर पढ़ाएंगे, कोई तीसरे सर पढ़ाएंगे, तो सबका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो हो सकता है कि स्लाइड जो है सो उसमें अंतर होता है, डिलीवरी का स्टाइल जो होता है हर लोगों का अपना अपना अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक के साथ फिक्स रहना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा। आप कभी इसका देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर डेविएशंस आएगा। तो हर लोग अपना कोई चीज़, मान लीजिए कि कोई अरिथमेटिक ही पढ़ा रहे हैं, तो कोई जो है सो परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जो है सो दूसरा किसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई अगर परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं तो कुछ टॉपिक को पहले पढ़ा दिए, कुछ को बाद में पढ़ा दिए, तो इस तरीके का ऊपर नीचे होता है। तो आपको क्या करना है, एक किसी को फिक्स रखना होगा, और उसके बाद आपको रेफरेंस के लिए आप दूसरों को देख सकते हैं, लेकिन एक जो सोर्स है उसको कहीं ना कहीं आपको फिक्स रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सही सिलेक्शन करें स्टडी मटेरियल का, मतलब कि कोई रेफरेंस बुक से पढ़ें और ट्रस्टेड या फिर ट्रस्टेड बुक से पढ़ें, और एक जो स्रोत है उसको फिक्स रखें, और बाद बाकी लोगों को जो है सो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो है सो अगर कभी जो है सो रेफरेंस के लिए ज़रूरी हो या कुछ एक्स्ट्रा जो है सो कोई चीज़, कोई टॉपिक किसी से नहीं समझ में आया तो आप उसके लिए देखें। इसके बाद पांचवा जो चीज़ है वो है डेली प्रैक्टिस और नोट्स। अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं जमेगा, क्योंकि आपका जो अपना नोट्स है वही आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है, रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करो, PYQ, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे रिवीजन फास्ट हो सके। शॉर्ट नोट्स होगा तो आपको जो रिवीजन है वो उससे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ को आप पढ़ते हैं, पहली दफ़ा पढ़ते हैं, तो हो सकता है उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़ने में 30 दिन, 1 महीना का समय लगा आपको,
फिर जब आप रिवीजन करेंगे ना तो वो 1 महीना का काम आपको 4-5 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। जो काम आप 1 महीना में पहली दफ़ा किए हैं वो 4-5 दिन में आएगा। फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो फिर 1 दिन में आप उसको रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे जैसे जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे और उतना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो चीज़ों को, लार्ज चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कम समय में आप क्या कर सकते हैं, तो कवर कर सकते हैं। इसके बाद है मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट और एनालिसिस जो है वो क्या है, ज़रूरी है। मतलब हर वीक आपको मॉक टेस्ट देना है, हर वीक मॉक टेस्ट देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप शुरू में रोज का रोज मॉक टेस्ट मारे तो उससे विशेष फायदा नहीं होगा। आप शुरू में बिगनिंग में क्या रखें, पहले बिगनिंग में कैसे जो तैयारी करते हैं, आपको अगर सिलेबस आपका कुछ लग रहा है कि हाँ ये इतना चल सकता है, यानी कि कम से कम आपको 50% मिनिमम 50% आपका अगर सिलेबस कवर है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, अदरवाइज मॉक टेस्ट नहीं दें। सबसे पहले कम से कम 50% आप अपना सिलेबस कवर करें, तभी तो उसको देने का आनंद है, नहीं तो आप डिमोरलाइज हो जाइएगा। उसके बाद उसमें जो गलती है उसका एनालिसिस करना है और टॉपिक को पे दोबारा काम करना है। अगर लग रहा है कि ये चीज़ इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चंस मेरा गलत हो रहा है तो उसको फिर से पढ़ना है, फिर से उस पर रिविज़न करना है। उसके बाद है करेंट अफेयर्स का, ये एक हैबिट है। देखिए आप समझिए, पढ़ना जो है वो कंप्लीट एक हैबिट का काम है, ठीक है ना। जैसे आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, वो एक आदत है, ठीक उसी तरीके से पढ़ना भी एक आदत ही है। आप जस्ट ऐसा ही समझे और कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये भी एक क्या है, एक हैबिट है। करेंट अफेयर्स भी एक तरीके का क्या है, हैबिट। जैसे बहुत लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत है, सुबह उठेगा न्यूज़पेपर खोजेगा, तो न्यूज़पेपर जैसे लोग खोजता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना एक्चुअली में उसको लगेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि कुछ किए नहीं आज। तो ये ऐसा सेम मामला है करेंट अफेयर्स के साथ। तो आपको 15 से 20 मिनट न्यूज़ या फिर मंथली जो करेंट अफेयर्स का मैगजीन है उसको पढ़ना है, या तो सुन लेना है, आजकल यूट्यूब है करंट, तुरंत आप सुन लेंगे। और अदरवाइज आपको अगर पढ़ना, आपको लगता है पढ़ के जल्दी से हो जाता है, जो काम हो जाए, तो पढ़ने वाला क्या है कि पढ़ने का तो एक रीडिंग का हैबिट डेवलप होगा, देखने से ज़्यादा है कि अगर आप पढ़ते हैं एक बार देख लें और दूसरी बार क्या करें, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें 15-20 मिनट, तो आपको पढ़ने से क्या है वो आदत जल्दी डेवलप होगा। उसके बाद स्टैटिक जीके के साथ अपडेट रहना भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए होता क्या है कि जैसे आपको आज से 1 साल के बाद कोई पेपर देना है, 6 महीने के बाद पेपर देना है, तो आप अगर आज से करेंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो पूरा आप अपडेट होंगे, ठीक है ना। और जो चीज़ आज करेंट अफेयर में चल रहा है, हो सकता है कि 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ये चीज़ जो है सो कहीं जो है सो फिर से हो सकता है कि जनरल नॉलेज के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको अपडेट रहना और एक आदत, एक लय में रहेंगे तो आप कनेक्टेड कर पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि अभी पहले ये हो रहा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है सो सेंसस का मामला है यूएसए के साथ, जो है सो जो टैरिफ का मामला है, तो ये टैरिफ का मामला है, ये अभी करंट का टॉपिक है। तो करंट का टॉपिक है अगर टैरिफ का मामला, तो ये इससे पहले भी कभी हुआ था, दूसरे देशों के साथ हुआ है। तो ये जो लोग बहुत दिनों से, मान लीजिए 5 महीना 6 महीना से आप पढ़ रहे होंगे, तो उसको पता होगा कि नहीं, इससे पहले चाइना के साथ ये मामला हुआ था, अभी भारत के साथ हो रहा है, फिर इससे रूस के साथ क्या संबंध बन रहा है। तो ये सारा चीज़ आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो कोरिलेशंस के लिए ज़रूरी है कि आप लंबे समय से, आप एकाएक मान लीजिए कि पेपर है आपका 1 महीना के बाद, आप आज से करंट पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे काम ही नहीं होगा आपका। पेपर आएगा विनर, पेपर जो लिखता होगा, आप इस समझिए कि पेपर जो लिखता होगा वो कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले लिखता होगा मिनिमम, है ना। फिर और भी सारा प्रक्रिया, उसके बाद जो है सो पेपर सेट होता है। तो आप 1 महीना पहले अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उससे पकड़ाएगा ही नहीं न्यूज़, ठीक है। अब इसके बाद एक जो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ लिखा हुआ है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस और क्या है, फिर फाइनली सक्सेस है। तो क्या कर रहा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, गैप नहीं देना है ना। मैं पहले ही बताया आपको, एक फिक्स शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल में पढ़ना ही, चाहे कुछ भी हो, तो गैप नहीं देना है। उसके बाद क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है सो मैराथन है। ये क्या है, मैराथन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से एक तरीके का मैराथन है, और ये ऐसा स्प्रिंट नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कि आज आप दौड़ेंगे हो गया बात खत्म है। ये एक तरीके का मैराथन है जिसमें आपको लगातार लंबे समय तक दौड़ना होगा। ये शॉर्ट टर्म्स का रेस नहीं है,
ये लॉन्ग टर्म का रेस है, तो आपको समय देना होगा, पेशेंस के साथ लगे रहना होगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद ये है कि जो लोग जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो सोच रहे हैं कि जो है सो कब से करें तैयारी। तो देखिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए जो आज का समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और वो सबसे अच्छा है। हम लोग जैसे 24 तारीख 25 तारीख हो रहा है तो सोचते हैं 1 तारीख से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोम से पढ़ेंगे तो मंगल से पढ़ेंगे, बृहस्पतिवार से पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अभी समय है, आप आज और अभी इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है, सारा मुहूर्त सही है, सब कुछ सही है। आपका ये जो समय है वो बेस्ट टाइम है, और इस बेस्ट टाइम से आप जो अपना काम है, जो तैयारी है, उसको शुरू कर सकते हैं। और एक जो है सो गोल के साथ, एक वर्क के साथ, जो है सो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जो है सो काम को स्टार्ट कीजिए। और एक टाइमलाइन रखिए, हर चीज़ का एक टाइमलाइन सेट कीजिए कि इतने दिन में हमको एप्टीट्यूड ख़त्म करना है, इतने दिन में जीएस ख़त्म करना है, इतने दिन में जो है सो करेंट अफेयर्स हमको शुरू कर देना है। तो ये सारा कुछ आप जो है सो एक रूटीन वे में करना शुरू करें। अब ये है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, जो एकदम जस्ट अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम उनके एक बात कहेंगे कि आप एक साथ जो है सो बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ना शुरू नहीं करें। होता क्या है कि आदमी जब शुरू करता है तो पहला दिन कोई जो है सो 2-3 सब्जेक्ट ले लिया, 2 घंटा इसको पढ़ लिया, 2 घंटा इसको पढ़ लिया, 2 घंटा इसको पढ़ लिया। ये सही प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको करंट भी पढ़ना है। तो ये इतने सारे चीज़ों में आपको ऐसा नहीं करना है कि जो है सो एक ही साथ 4-5 चीज़ों को स्टार्ट कर दिए। साइंस भी पढ़ रहे हैं, कभी जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, कभी जो है सो कुछ जो है सो सिविक्स का भी कुछ टॉपिक उठा लिए, कभी बायोलॉजी का कुछ टॉपिक उठा लिए, कभी फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट देख रहे हैं, कभी 10 को मैथ्स लगा रहे। ये तरीका बिल्कुल नहीं है। आप जो है सो कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा आपका पेशेंस है, बहुत अच्छा आप समय दे रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें। 1 से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसको पहले ख़त्म करें। वही फाउंडेशन वाली कहानी है। एक सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करें, उसको ख़त्म करें एक निश्चित समय तक, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, फिर तीसरा, और एक बार जैसे, और फिर ऐसा नहीं कि एक को ख़त्म हो गया आप छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बताऊँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो आप एक को ख़त्म करें, उसका रिवीजन, उसका टेस्ट, ये सारा कुछ करते रहिएगा। और या फिर पैरेलल में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करें, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट नहीं करें। आप पहले उसको ख़त्म करें, फिर आपको एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप खुद से फिर आगे बढ़िएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए। हमको ऐसा लगा कि ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो ये हमने डिस्कस किया। आप हमें कमेंट करके बताइए किस तरीके का और भी आपको वीडियो अगर चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो उस पर काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।